मस्जिद से नमाज पढ़कर एक शख्स बाहर निकलता है। सिर पर टोपी, चेहरे पर घनी दाढ़ी, बदन पर पठानी सूट, चलने का अंदाज बिल्कुल स्थानीय, जुबान पर उर्दू इस कदर रवानी से बहती है जैसे मादरी जुबान हो। वो पास के ढाबे पर बैठता है, आईएसआई के एक जूनियर अफसर के साथ चाय पीता है, हंसता है, बातें करता है और बड़े इत्मीनान से वो सारी जानकारी उगलवा लेता है जो पाकिस्तान की सबसे गोपनीय फाइलों में बंद है। कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता। कोई नहीं जानता कि यह शख्स पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। यह केरल के एक साधारण हिंदू परिवार का लड़का है। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर है। इसका नाम है अजीत कुमार डोभाल और अगले 7 साल तक यह शख्स पाकिस्तान की धरती पर दुश्मन की आंखों के सामने रहेगा, उनकी सबसे गहरी साजिशें सुनेगा, उनके सबसे बड़े राज चुराएगा और उन्हें भनक तक नहीं लगने देगा। यह किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, यह सच है। इस कहानी को समझने के लिए समय को पीछे ले जाना होगा। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता मेजर गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में थे। उस घर में देशभक्ति हवा की तरह बहती थी। कोई सिखाता नहीं था, बस सांस के साथ अंदर आती थी। बचपन से ही अजीत डोभाल तेज दिमाग और कम बोलने वाले बच्चे थे। स्कूल में पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन किताबों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी इंसानों को पढ़ने में थी। कौन क्या सोच रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, यह उनका नैसर्गिक हुनर था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना आता है, वैसे डोभाल को इंसानों की नीयत पढ़ना आता था। 1968 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की। पोस्टिंग हुई केरल कैडर में। लेकिन डोभाल किसी थाने में बैठकर एफआईआर लिखने के लिए नहीं बने थे। उनकी काबिलियत इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर में आ गई। आईबी भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इसके एजेंटों का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और अगर वे पकड़े जाएं तो सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसी दुनिया में अजीत डोभाल ने कदम रखा। आईबी में आने के बाद डोभाल को सबसे पहले उत्तर पूर्व भारत भेजा गया। मिजोरम में उन दिनों अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुका था। जंगलों में विद्रोहियों का राज था। वहां जाने से अनुभवी अफसर भी कतराते थे, क्योंकि भारत सरकार का कोई आदमी अगर पकड़ा जाता तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। डोभाल उन जंगलों में गए, अकेले, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के। उन्होंने विद्रोहियों के बीच रहकर उनकी भाषा सीखी, उनके तौर तरीके समझे, उनके नेताओं से मिले। धीरे धीरे ऐसे संपर्क बनाए जो आगे चलकर मिजोरम में शांति की नींव बने। यहीं पर उन्होंने वो सबक सीखा जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन बनना पड़ता है, उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, उसकी तरह सोचना पड़ता है, उसकी जिंदगी जीनी पड़ती है, तभी उसकी कमजोरी पता चलती है। उस वक्त शायद डोभाल खुद भी नहीं जानते थे कि यही सबक एक दिन उन्हें पाकिस्तान की गलियों में ले जाएगा। 1980 का दशक भारत के लिए बेहद खतरनाक था। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। आईएसआई ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हवा दे दी थी। हथियार, पैसा और ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा था। सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस रहे थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा पंजाब जल रहा था। कश्मीर में भी अलगाववाद की चिंगारी भड़कने लगी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबूत चाहिए थे, पाकिस्तान के अंदर से, उनके अपने ठिकानों से, उनकी अपनी जुबान से। और यह काम कोई सैटेलाइट नहीं कर सकती थी। इसके लिए किसी इंसान को पाकिस्तान की जमीन पर जाना था, किसी ऐसे इंसान को जो पाकिस्तानी बनकर रह सके, जो मस्जिद में नमाज पढ़ सके, जो उर्दू इतनी सफाई से बोले कि कोई फर्क ना पकड़ पाए, जो दबाव में ना टूटे, और जो अगर पकड़ा जाए तो मौत से पहले अपनी असली पहचान मिटा दे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई नामों पर विचार किया, लेकिन एक नाम बार बार सामने आता रहा, अजीत डोभाल। मिशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई। सबसे पहले एक पूरी नई पहचान तैयार की गई। नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई कहानी, इतनी बारीकी से कि अगर कोई उनसे उनके दादा का नाम पूछता तो वे बता सकते थे, उनके गांव का रास्ता पूछता तो वे समझा सकते थे, बचपन की कोई याद पूछता तो वे सुना सकते थे। ये सब पहले से तय था, रिहर्स किया हुआ, सैकड़ों बार दोहराया हुआ। उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट भी बदली, दाढ़ी रखी, बालों का स्टाइल बदला, कपड़ों का तरीका बदला,
चलने का अंदाज बदला, यहां तक कि खाने का तरीका भी बदला। पाकिस्तान में लोग दाहिने हाथ से एक खास तरीके से रोटी तोड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में यही छोटी बातें आपको जिंदा रखती हैं या मरवा देती हैं। डोभाल की उर्दू बेहद मजबूत थी। उनके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वे पश्तून या पंजाबी मुसलमान के रूप में आसानी से पास हो सकते थे। और सबसे जरूरी, उन्हें इस्लाम की गहरी समझ थी। नमाज, रोजा, कलमा, कुरान की आयतें, ये कोई रटी हुई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस्लाम को इतनी गहराई से समझा था कि कोई आलिम भी उन्हें परख कर शक नहीं कर सकता था। और फिर वो दिन आया, अजीत डोभाल ने भारत की सरहद पार की और पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। 7 साल, 2555 दिन, 61,320 घंटे, हर एक पल में पकड़े जाने का खतरा, हर एक पल में मौत का साया। डोभाल पाकिस्तान में एक मुसलमान के रूप में रह रहे थे। वे मस्जिदों में जाते थे, जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, रमजान में रोजा रखते थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे, और इन्हीं बातों के बीच वे जानकारियां निकालते थे। ऐसी जानकारियां जो भारत की सुरक्षा के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थीं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पाकिस्तान में हर मोहल्ले में आईएसआई के इन्फॉर्मर थे। कोई भी नया चेहरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट होती थी। डोभाल को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती, एक गलत लहजा, एक गलत शब्द और खेल खत्म। आईबी का कोई भी एजेंट अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती। कोई बचाने नहीं आता, कोई कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता। बस एक अंधेरा तहखाना होता, यातना होती और फिर एक दिन खामोश मौत। डोभाल ये सब जानते थे और फिर भी वे गए, क्योंकि देश की सुरक्षा उनके लिए अपनी जान से बड़ी थी। एक बार किसी ने उन्हें शक की नजर से देखा। पूछताछ शुरू हुई, सवालों की बौछार हुई। कहां से आए हो, किसके पास रहते हो, कलमा सुनाओ, नमाज पढ़कर दिखाओ। डोभाल ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने इतने ठंडे दिमाग से जवाब दिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो गया कि उसने एक नेक मुसलमान पर शक किया। एक और किस्सा है। एक मस्जिद में नमाज के बाद एक मौलवी ने उनसे कुरान की एक आयत का मतलब पूछा। यह कोई जिज्ञासा नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया परीक्षण था। लेकिन डोभाल ने न सिर्फ उस आयत का सही मतलब बताया, बल्कि उसके बाद की 2 आयतें भी सुनाकर पूरा संदर्भ समझा दिया। मौलवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने डोभाल को अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। यह था डोभाल की तैयारी का स्तर। उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सीखा था, उन्होंने इस्लाम को समझा था, उसकी गहराई में गए थे और इसी गहराई ने उन्हें बचाया। एक बार उन्हें आईएसआई के एक जूनियर अफसर के करीब जाने का मौका मिला। डोभाल ने हफ्तों तक उसका भरोसा जीता, उसके साथ चाय पी, उसकी बातें सुनी, उसकी समस्याएं समझी और फिर धीरे धीरे उसकी जुबान से वो बातें निकाली जो पाकिस्तान की सबसे गोपनीय फाइलों में बंद थीं। किन रूटों से हथियार भारत भेजे जा रहे हैं, किन एजेंटों के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कौन से भारतीय नेता पाकिस्तान की पेरोल पर हैं। यह जानकारी इतनी विस्फोटक थी कि जब भारत पहुंची तो खुफिया एजेंसियों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करने में इन जानकारियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। 7 साल तक अंडरकवर रहना सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग के भीतर थी। सोचिए, 7 साल तक आप अपने असली नाम से किसी को नहीं बुला सकते, अपनी मां को फोन नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं देख सकते, अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते। हर सुबह उठकर आपको एक झूठी जिंदगी जीनी है, एक झूठा नाम, एक झूठा चेहरा, एक झूठी दुनिया। और अगर एक पल के लिए भी आंखें नम हुई तो कोई देख सकता है, और वो देखना आपकी मौत हो सकती है। डोभाल ने एक बार बताया कि कई रातें ऐसी आईं जब वे अकेले अपने कमरे में बैठे मां का चेहरा याद करते थे, बच्चों की आवाज याद करते थे, लेकिन अगली सुबह वे फिर वही नकाब लगा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे कमजोर पड़े तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाएगी, भारत की सुरक्षा की एक पूरी कड़ी टूट जाएगी और उनकी वजह से कई और लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। 7 साल के बाद जब डोभाल पाकिस्तान से भारत लौटे तो उनके साथ जानकारियों का एक ऐसा खजाना था जिसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की पूरी मैपिंग, आईएसआई के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की समझ, खालिस्तान और कश्मीर में चल रहे छद्म युद्ध के रूट, पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का खाका, ये वो जानकारियां थीं जो कोई सैटेलाइट, कोई तकनीक और कोई कंप्यूटर नहीं जुटा सकता था। ये सिर्फ एक इंसान जुटा सकता था, वो इंसान जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन बनकर रहा।
लेकिन डोभाल रुके नहीं। 1990 में कश्मीर की हजरत बल दरगाह पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। अंदर पैगंबर मोहम्मद का पवित्र बाल रखा था। भारत सरकार इस जगह पर सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल आ जाता। ये एक असंभव स्थिति थी। तब डोभाल को वो संकट सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वे खुद उग्रवादियों के बीच गए, उनकी भाषा में बात की, उनके डर को समझा, उनके गुस्से को सुना और धीरे धीरे उन्हें समझाया कि बाहर नहीं आए तो ना मोए मुकद्दस बचेगा, न वे खुद। आखिरकार बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी जान गंवाए दरगाह खाली हो गई। ये था अजीत डोभाल का तरीका। जहां ताकत से काम नहीं चलता वहां दिमाग से, और जहां दिमाग से काम नहीं चलता वहां ताकत से, लेकिन हमेशा देश पहले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया और तब से डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, पीएफआई का खात्मा, ये सब उसी सोच का नतीजा है जो डोभाल ने पाकिस्तान की गलियों में 7 साल रहकर बनाई थी। उन्होंने दुश्मन को इतने करीब से देखा कि अब दुश्मन की हर चाल उन्हें पहले से दिख जाती है। पाकिस्तान को आज तक ये बात भीतर से कचोटती है कि भारत का एक अफसर 7 साल तक उनकी जमीन पर रहा, उनकी सबसे गोपनीय जानकारियां चुराता रहा, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ता रहा, उनके लोगों के बीच चाय पीता रहा और उन्हें पता तक नहीं चला। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपनी पहचान मिटाकर करोड़ों लोगों की पहचान बचाई। 7 साल तक अपना नाम भूलकर करोड़ों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर रात सोने से पहले उन्हें नहीं पता होता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं, और फिर भी वे अगली सुबह उठकर उसी नकाब के पीछे चले जाते थे, क्योंकि भारत माता की रक्षा का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो किसी डर से बड़ा था, किसी मौत से बड़ा था और किसी जिंदगी से भी बड़ा था। जय हिंद।